प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। उसमें से मॉडल प्रश्न पत्र 3 विषय इतिहास का हम लोग आंसर को देख रहे थे। पहले पार्ट के वीडियो में अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को मैंने बता दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ये उत्तर +2 उच्च विद्यालय के इतिहास के पीजीटी शिक्षक श्री संतोष कुमार दास द्वारा तैयार किया गया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, बताना। तो आंसर है 1857 के विद्रोह की भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। क्रांति का संगठन करने के लिए छावनियों में रोटी व कमल के प्रतीकों का व्यापक प्रचार किया गया। यह एक मौलिक सूझ थी। रोटी के प्रचार का यह संकेत था कि भारतीय पेट के इतने गुलाम बने हैं कि आज़ादी की रोटी को कमाने की बात भूल बैठे हैं। कमल के प्रचार का यही अर्थ था कि उन्हें अपने देश में खुशहाली लाना है। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्न है। पहला, संगठन और एकता का अभाव। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण यह समिति और असंगठित बनकर रह गया। दूसरा है नेतृत्व का अभाव। क्रांतिकारियों के पास यद्यपि नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदि योग्य नेता थे, किंतु फिर भी इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। तीसरा है परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार तलवार, तीर कमान, भाले बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। चौथा है सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक ओर अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग किया। इस तरह यह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। पांचवा है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेजों के लिए थी। यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। छठा है समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। तो 1857 की क्रांति का असफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि यह क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते। इसी तरह आंदोलन के प्रचार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका असर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। सातवां है स्थानीयता। 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे। 1857 की क्रांति की असफलता का यह भी एक कारण था। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति के बड़े गहरे व दूरगामी परिणाम सामने आए, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि के व्यावसायीकरण पर प्रकाश डालिए। तो कृषि का वाणिज्यीकरण। पहला है, कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों को उपजाया जाता था, जैसे कपास, तंबाकू आदि। अगला है, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हें फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें जरूरत थी। उदाहरण स्वरूप कैरिबियाई देशों से आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया गया।
इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन पर जोर दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण के व्यापक प्रभाव पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अधिकांश भारतीय किसानों पर थोपी गई प्रक्रिया थी। औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत लाई गई इस व्यवस्था में भारत में अकाल और भूखमरी की बारंबारता बढ़ा दी। किसान अब बिचौलियों और मध्यस्थों के बीच कठपुतली बनकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक फसलों की मांग में तेजी होती है तो इसका लाभ मध्यस्थ और बिचौलियों को प्राप्त होता है, लेकिन इसके विपरीत नुकसान की स्थिति में इसकी मार किसानों को ही झेलनी पड़ती थी। अगला पॉइंट है, रेलवे लाइन का निर्माण इस तरह किया गया था कि देश के भीतर कृषि समृद्ध क्षेत्रों से बंदरगाह को अच्छी तरह से जोड़ा जा सके। रेल किराया इस तरह निर्धारित किया गया था जिससे कि कच्चे माल को आसानी से सस्ती कीमत पर ढोया जा सके। सरकार की कर नीति भी कृषि निर्यात के पक्ष में थी। अगला है पॉइंट है, भारत के प्रथम मंत्री जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रथम बजट के निर्माण के समय कृषि निर्यात प्रोत्साहन की नीति को निर्धारित किया था। उसकी नीति यह थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में कच्चे माल का निर्यात करके उद्योगों की समृद्धि में इंग्लैंड के साथ योगदान करेगा। अगला पॉइंट है लास्ट, 1860 से 1890 की भारत में मुंबई प्रेसिडेंसी में रुई, बंगाल में पटसन, संयुक्त प्रांत में गन्ना, मद्रास में मूंगफली आदि ने विस्तार प्राप्त किया। इन फसलों को नकदी फसल कहा जाता है तथा इनका उत्पादन रूप से विक्रय किया जाता है, मतलब विक्रय करने के उद्देश्य से ही इनका उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एक अधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी से उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। इस आंदोलन के प्रथम चरण में नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित हुई और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन तिरुचिरापल्ली से वेदांतरम तक किया। प्रसिद्ध कवियत्री सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, ने सरकार की धरसना मतलब गुजरात स्थित नमक कारखानों पर अहिंसक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया। सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक किए गए लाठीचार्ज में 300 से अधिक लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत हो गई। धरना, हड़ताल व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और बाद में कर देने से भी मना कर दिया गया, मतलब टैक्स देने से मना कर दिया गया। महिलाओं की बड़ी संख्या सहित लाखों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का वर्णन करें। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। 20 जुलाई 1921 को उनकी मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी हुई, लेकिन वैचारिक समानता न होने के कारण उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। उनके अंदर असीम साहस, अनूठे शौर्य और अनूठी संकल्पना शक्ति का अनंत प्रवाह विद्यमान था। उन्हें वर्ष 1921 में अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों का संचालन करने के कारण पहली बार 6 माह जेल जाना पड़ा। इसके बाद तो जेल यात्राओं, अंग्रेजी अत्याचारों और प्रताड़नाओं को झेलने का सिलसिला चल निकला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी सरकार
द्वारा कई बार लंबे समय तक नज़रबंद भी रखा गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने इरादों से कभी भी टस से मस नहीं हुए। इसके लिए उन्होंने कई बार अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी और अंग्रेजी शिकंजे से निकल भागे। 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। और लास्ट क्वेश्चन है मॉडल 3 हिस्ट्री का, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। तो अकबर प्रथम सम्राट था जिनके धार्मिक विचारों में कर्मिक विकास दिखाई पड़ता है। उसके इस विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम काल 1556 से 1575 ईस्वी। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था, जहां उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मुल्ला मौलवियों का आदर करना जैसे उसके मुख्य इस्लामिक कृत्य थे। द्वितीय काल 1575 से 1582 ईस्वी। अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उसने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1989 ईस्वी में महजर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। उलमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामलों पर आवश्यकतानुसार निर्णय का अधिकार दिया। तृतीय काल 1582 से 1605 ईस्वी। इस काल में अकबर पूर्ण रूपेण दीन इलाही में अनुरक्त हो गए। इस्लाम धर्म में उसकी निष्ठा कम हो गई। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। इबादत खाने के प्रारंभिक दिनों में शेख, पीर, उलेमा ही यहाँ धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, जरथुस्त्रावादी, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि को इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवाद को अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों, मॉडल 3 का सभी प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।